2 मंजिला ससुराल में 3 बहू की ठंड में सुहाग रात। मेघा, तू और मैं तेरी मासी शांति के घर चलते। वो बोल भी रही थी कि दीदी जब घर में ज्यादा काम छिड़ जाए तब मेरे यहाँ आ जाना। ठीक है माँ, वैसे मेरा मासी जी के घर जाने का मन नहीं है, और पता है वो किस लिए? क्योंकि मासी जी की लड़की ना 1 नंबर की कॉपी कैट है। मैं जैसा लहंगा बनाऊंगी मैं नहीं चाहती हूँ कि वो देखे, वरना वो भी सेम टू सेम ही बना लेगी। अरे तो हीरोइनों की ही तो सब लोग कॉपी करते हैं, बनाने दे अगर बनाएगी तो। चल, मैं ना तुझे चुपके से डिजाइनर के पास ही ले चलूंगी, वहाँ जाकर तू उन्हें बता देना कि तुझे कौन सा लहंगा चाहिए, ठीक है ना? अब देख, शादी में बस 1 महीना बचा हुआ है, उससे भी कम ही है। घर में छिड़ा हुआ काम भी होना जरूरी है, और अभी तो ऊपर की तरफ भी 1 मंजिल बनेगी जिसमें तेरा रोहित भाई रहेगा, तो हमें अब मासी के यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो माँ। मेघा ने मुंह सा बनाकर अपनी मासी के यहाँ जाने का मन बना लिया। मेघा शिल्पा की बेटी थी। शिल्पा एक बेहद ही अमीर औरत थी जिसके 3 बेटे थे। उसके तीनों बेटों को अब 1 महीने बाद शादी होने वाली थी, जिसकी वजह से घर में काम छिड़ा हुआ था। माँ आओ, मैं आपको मासी जी के यहाँ छोड़ आता हूँ, मैंने गाड़ी भी निकाल दी है। भैया पहले मासी के घर नहीं, पहले हमें मेरे डिजाइनर के पास ले चलो, वो जो रुई के पैच के पास रहते हैं ना, वहाँ। अरे नहीं नहीं, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं बस तुम लोगों को वहाँ छोड़कर जल्दी से फिर भैया के पास ऑफिस को जाऊंगा। क्या है ना, ऑफिस में अब मैं काम सीख रहा हूँ। अरे बहुत अच्छे, ऐसे ही आगे बढ़ने की तलब हर लड़के के अंदर होनी चाहिए। वैसे तो तेरे बड़े भाइयों ने सब कुछ संभाला हुआ है, लेकिन अगर अब तू भी उनके साथ काम करना चाहता है तो अच्छी बात है। कल को अब तेरा भी परिवार होगा तो उसको सोचते हुए तू अच्छा कर रहा है बेटा। बाबा, परिवार तो होगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि वो परिवार रहेगा कहाँ? दोनों भैया का अपने अपने ही पोर्शन का काम नहीं निपट रहा है। मेरे तो कमरे की अभी पहली ईंट भी नहीं रखी गई है। भैया को तो बस कमरे की चिंता हो रही है। सब्र करो भैया, आपकी पत्नी आने से पहले आपके लिए कमरा बन ही जाएगा। अरे हाँ, कमरे से याद आया, तुम तीनों की होने वाली बीवियों ने तो अभी तक मुझे अपने अपने शादी के जोड़े का रंग भी नहीं बताया है। माँ, शादी के जोड़े का रंग डिसाइड करना आसान नहीं है, हो सकता है कि वो अभी यही कर रही हो। रिमझिम, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि शादी पर सुर्ख जोड़ा पहनूं या फिर कोई पेस्टल कलर का लहंगा। आजकल तो पेस्टल कलर का ही ट्रेंड है। पहले की दुल्हन पहना करती थी सुर्ख जोड़े, अब तो वो बेकार लगते हैं। हाँ सही कहा, लेकिन लगते भी तो वही हैं जैसे कि दुल्हन के हों। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, कियारा अडवाणी ने तो जो अपनी शादी पर लहंगा पहना था, मैं तो एकदम वैसा ही बनवाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं भी वैसा ही बनवाऊंगी। 1 मिनट, हमारे सिवा एक लड़की की शादी और है जो हमारे सबसे छोटे देवर की पत्नी बनेगी। सुना है वो भी अमीर ही है, तो कियारा अडवाणी का लहंगा तो बहुत कॉमन है, सभी की आंखों में है। ऐसा ना हो कि वो भी वैसा ही बनवा ले। क्या? ये तो बड़ी दुविधा हो गई रे, अब क्या करें? मैं तो शायद सोचते सोचते ही शादी की डेट बुला लूंगी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आएगा कि मुझे किस कलर का लहंगा चाहिए। रागिनी और रिमझिम दोनों शिल्पा की होने वाली बहुएं और आपस में बहनें थीं। उन दोनों को ही अपनी शादी के लहंगे का रंग और डिजाइन डिसाइड करने में दिक्कत हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा की एक और बहू थी जिसकी शादी उसके सबसे छोटे बेटे रोहित से होने वाली थी। फोन उठाया क्या माँ, बाबा ने? नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तारा, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। तेरे बाबा तेरी शादी के चक्कर में 4 दिन काम पर ध्यान नहीं दे पाए, तो नमक हरामों ने हमसे ही सब छीनने की तरतीब बना ली। माँ, मेहनत से कमाई हुई चीज कहीं नहीं जाती है, क्योंकि खून पसीने की कमाई खास होती है, कीमती होती है। हमने किसी का गलत नहीं किया, तो भगवान जी हमारे साथ क्यों गलत करेंगे? क्यों गलत करेंगे? नहीं बिटिया, गलत कर दिया। बाबा, क्या हुआ? बेटा, वो लोग अभी फौरी तौर पर हमसे जीत गए हैं। अब हमें इस घर को खाली करके निकलना पड़ेगा। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? अजी बोलिए, ये हमारा घर है, हम यहाँ रहेंगे। कोई हमें इसके अंदर से नहीं निकाल सकता है। तारा, समझाना अपने बाबा को। गोमती, संभालो खुद को। हमेशा जब जब मैं टूटा हूँ तुमने मेरा एक साई की तरह साथ दिया है। अब अगर तुम ही ऐसे करोगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा? मैंने किराए का घर देख लिया है, हम लोग उस घर में रहेंगे। और अपना दिल छोटा मत करो। अभी इन लोगों के पास ताकत है जिन्होंने हमें धोखा दिया है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेगी। हमारी कमाई हुई संपत्ति हमारे पास ही रहेगी। बस जरा सा सब्र करो। बाबा, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम कुछ कर पाए। मेरे होने वाले ससुराल में भी आप मना कर दो, बता दो उन्हें कि ये शादी अभी नहीं होगी। हाँ, वो बात मैं कर लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तारा, जो कि शिल्पा की छोटी बहू बनने वाली थी, उसके बाप को अचानक से काम में एक बड़ा घाटा हो गया था, जिसकी वजह से उनकी सारी संपत्ति, सारा सब जोखिम में पड़ चुका था।
अब तारा के घर वालों के पास अपना घर भी नहीं था, जिसकी वजह से वो एक किराए के घर में चले गए थे। मुकेश की बात को सुनकर दोनों माँ बेटी ने अपने घर को अलविदा कहा और वो अपना घर छोड़कर किराए के घर में जाने को निकल आई। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरे और अब जब शिल्पा को मुकेश के बर्बाद हो जाने की खबर लगी तो शिल्पा के घर में मानो तूफान आ गया। 4 दिन हो गए और इतनी जरूरी बात आपने हम लोगों को नहीं बताई। देखिए, अब मैं शादी की डेट तो 1 दिन आगे नहीं करूंगी। शिल्पा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं या आपके पांव पड़ूं, मुझे नहीं पता कि आप किससे राजी होंगी, लेकिन अचानक ही किस्मत ने हमारे साथ खेल खेल लिया है। मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जो भी हुआ समझो कि बस नियति का खेल ही था। यहाँ आपसे बेकार की बातें बनाने को है। सीधी बात, अगर मैं करूं तो मैं एक अमीर औरत हूँ जिसके घर 2 और बहुएं आएंगी और वो भी मेरे ही लेवल की हैं। अगर मैं आपको 6 महीने का वक्त मानो दे भी दूं तो क्या गारंटी है कि आपके हालात सुधर ही जाएंगे। इसीलिए मैं शादी तो आगे नहीं करूंगी और हो सकता है कि मैं ये रिश्ता ही खत्म कर लूं। इसीलिए मेरे जवाब का इंतजार कीजिए। माँ, ये किस तरह की बात की आपने? मेरी होने वाली सास से थोड़ा तो आपको शीदी के साथ बोलना चाहिए था ना। अरे ओ, अब वो तेरी होने वाली सास नहीं है, समझ आया? क्या मतलब? माँ, वो तारा भाभी की ही तो माँ थी, तो भैया की सास ही तो हुई ना। होने वाली सास वो थी जब वो अमीर थी, अब वो लोग हो गए हैं बर्बाद। पागल थोड़े ही हूँ कि बर्बाद लोगों में रिश्ता लगाऊंगी। सही बात है, हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। अगर हम आज किसी अच्छे घराने में रिश्ता भेज दें तो कल को वहां से शादी की बात निकल आएगी। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी दूसरी लड़की से शादी करनी ही नहीं है, मुझे तारा ही पसंद है, चाहे वो महलों की शहजादी हो या फिर एक मामूली सी लड़की, मुझे फर्क नहीं पड़ता तो? अरे बेकार की बातें मत कर रोहित, तू अभी बस भावनाओं में बह रहा है। बड़े घर के लोग गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ते हैं। तो लेकिन वो भी तो बड़े घर के ही लोग हैं। अगर अभी उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो हम उन्हें गरीब या छोटा तो नहीं कह सकते हैं ना। मुकेश जी का सोसाइटी में नाम है और वो हमारे बाबा के ही लेवल के आदमी हैं। आदमी थे, समझ आया? अब वो हमारे पांव दबाने के भी लायक नहीं है, समझा? बस भैया, वो मेरे होने वाले ससुर जी हैं और मैं उनके बारे में एक भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। अच्छा, वो तेरे होने वाले ससुर जी हैं, किसने बोला? अरे नहीं, हम तेरी शादी अब तारा से नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ सभी जिद्दी हैं तो भूलो नहीं कि मैं इस घर का छोटा बेटा हूँ और मैं 100 जिद्दियों का एक जिद्दी हूँ, समझ आया? हाँ, तो 100 जिद्दियों के एक जिद्दी। अब तू मेरी बात को सुन। अगर तेरी जिद है ना उस खानाबदोश की बेटी को ही अपनी पत्नी बनाने की, तो फिर भी हमारी जिद है। अब ना तू अपने भाइयों के साथ काम करेगा और ना तेरे लिए हम कोई कमरा बनवाएंगे और ना तू अब किसी कमरे में रहेगा। तो इस घर में रहेगा तो सही, लेकिन हर चीज तुझे तेरी मेहनत से लेनी होगी। अगर तू हमारी बात को नहीं मान सकता है तो हम भी फिर तेरी तरफ को जरा भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, मत करो कुछ भी मेरे लिए। पहले आपने अपने बड़े बेटों को ही काम सिखाया, उनको ही काम में लगाया और फिर अब मेरी बारी आई तो अब कहते हो कि वो सब आपका है। बहुत बढ़िया। बाबा माँ, शादी बस एक फंक्शन और एक रस्म पर खत्म नहीं हो जाती है, जन्म जन्म का साथ बांध दिया जाता है इस रिश्ते से। और अगर तुम्हारा साथी ही तुम्हें पसंद ना हो तो फिर जिंदगी की गाड़ी कभी पटरी पर नहीं रहती। लेकिन आप क्या जानो ये सब बातें, आपने तो बस दिखावे के लिए हम भाइयों की शादी करनी है। ठीक है, कुछ भी मत दो मुझे, मैं अपने लिए मंजिल और रास्ते खुद ही बनाऊंगा, लेकिन शादी बस तारा से ही करूंगा। रोहित की बात सुनकर सभी लोग घर में चढ़ गए। कोई भी नहीं चाहता था कि रोहित तारा से शादी करे, लेकिन रोहित की जिद की वजह से रिश्ता लगा रहा और बहुत ही जल्द वो दिन भी आ गया जब सभी भाइयों की शादी हुई। अभी तीनों भाई गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़े हुए थे। ऋषि भैया, पहले आप और रागिनी भाभी अंदर आओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर से अंदर आना। पहले बड़ा भाई आएगा और फिर छोटा भाई, लेकिन उससे पहले मेरा नेक कहाँ है? दिल्ली रुकाई है। अभी कोई नेक बच रहा है? हाँ, अभी मेरा नेक बाकी है। 20,000 लूंगी दोनों भाइयों से, उसके बाद ही अंदर जाने दूंगी। अरे ले ले, मेरा क्रेडिट कार्ड ले ले, इसमें बस 20,000 रुपए हैं। जब से शादी का सिलसिला उठा है बस जेब ढीली ही ढीली पर होने पर है। ऋषि की बात को सुनकर सभी मेहमान हंसने लगे। कुछ ही देर के बाद बॉस ऋषि और राम ने रागिनी और रिमझिम के साथ अपना गृह प्रवेश कर लिया और उनके अंदर आते ही सभी घरवाले अपने अपने कमरों में जाने लगे। चलो बहुओं, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। चलिए जी, मुझे भी अब बहुत थकान हो रही है तो मैं भी आराम करूंगी। मेघा, चल तू भी अपने कमरे को जा। शिल्पा ने सभी को कमरों में भेजकर आंगन की लाइट बंद कर दी, लेकिन देखने वाली बात यह थी कि तारा और रोहित अभी भी घर के बाहर ही थे। रोहित जी, ये सब क्या हो गया? अभी तो हम घर के अंदर भी नहीं गए, तो माँ जी ने सभी लाइट क्यों बंद कर दी और मेरा तो गृह प्रवेश भी नहीं करवाया? ये एक माँ का प्यार है। अब इसको मैं माँ का प्यार समझूं या क्या समझूं?
माँ अपने ही बच्चे की खुशी में खुश नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को दुख में देखकर वो बहुत खुश है। क्या यही मिसाल है एक अच्छी माँ की? आप बेकार में अपनी माँ को कुछ मत कहिए, मेरी वजह से हुआ है। इसकी जिम्मेदार बस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ रोहित जी। नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? चलो आओ, तो मेरे साथ घर के अंदर आओ। मैं आ जाऊँ ऐसे ही बिना प्रवेश हुए? अरे ये गृह प्रवेश तो सब बेकार की बातें हैं। सब कुछ ये बॉलीवुड से देखकर लोगों ने बना दिया है, वरना बहू के पांव घर में आना ही बस उसका गृह प्रवेश होता है। इस घर में मेरे सिवा कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ, इसलिए चलो मेरा हाथ पकड़ो और अंदर चलो। तारा ने रोहित के हाथों में अपना हाथ दिया और वो उसके साथ अपने घर में आई। स्वागत है, आओ आओ तारा। बस बस, हमारा कमरा कहाँ है? रोहित, मुझे सर्दी लग रही है। हमारा कमरा नहीं है। जब मैंने तुमसे शादी को चुना तो मुझसे मेरा कमरा, मुझसे इस घर को मेरा घर कहने का हक और भी बहुत कुछ, सब कुछ छिन गया। हमारा कमरा छत पर बनने वाला था, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो हम दोनों कहाँ रहेंगे? मैंने छत पर हमारे रहने का जुगाड़ किया है, चलो चलते हैं। सर्दी का मौसम था, ऐसे में रोहित तारा को अपने साथ ले आया और वो दोनों छत पर आ गए। पूरी छत पर कोहरा हो रहा था और ठंडी हवा भी चल रही थी। ऐसे में बस एक तिरपाल का तंबू था जिसके अंदर रोहित और तारा दोनों आ गए, लेकिन तारा थर थर कांप रही थी। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सर्दी है रोहित। हे भगवान, मैं क्या करूँ? तुम्हें ज्यादा सर्दी लग रही है ना तारा? हे भगवान, मुझे बस इसी बात का डर था। मेरे पास एक जैकेट है, उसको ले लो तारा। रोहित ने तारा को जैकेट दे दी, लेकिन वो सर्दी की रात में छत पर थे तो जैकेट में भी कुछ खास सर्दी काबू नहीं हुई और अभी भी तारा कांप ही रही थी। यहाँ पर मैं हर रोज कैसे रहूंगी? बहुत सर्दी है। मुझे किसी के ऊपर रहना ही नहीं चाहिए था। ये सारी मेरी गलती है। मेरे भाई आराम से अपने अपने कमरे में अपने सुहागरात मना रहे होंगे और मैं यहाँ एक हूँ जो अपनी पत्नी को शादी की पहली रात पर ही इतनी परेशानी दे रहा हूँ। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी नहीं है तो और किसकी है? अगर मैंने भी वक्त रहते अपने भाइयों की तरह कुछ कर लिया होता तो आज मैं तुमको एक अच्छी जिंदगी दे रहा होता। रोहित ऐसे ही खुद को दोष देने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसके भाई आराम से अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रिमझिम, खास तुम्हारे लिए मैंने कमरे के हीटर को बदला है कि तुम्हें सर्दी में जरा भी ठंड महसूस न हो। ये हैवी वाला हीटर है, बोलो कैसा है? अच्छा है, मेरे घर का हीटर भी यही वाला है। अच्छा किया जो आपने इसको बदल दिया। रिमझिम के कमरे में अच्छी गर्माई थी और वो आराम से अपने कमरे में लेटी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ वहां से वो रख दो। तुमने कुछ कहा क्या रागिनी? नहीं, ये तो सो रही है। अरे सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है, एक फोटो ले लेता हूँ। ऋषि ऐसे ही रागिनी की तारीफ करने लगा और उसने उसका सोते हुए फोटो भी ले लिया। तारा की दोनों जिठानियां आराम से अपने अपने कमरों में थी, बस एक तारा ही थी जो छत पर हाल से बेहाल हो रही थी। हे भगवान, कितनी सर्दी लग रही है। तुम्हारा तो सारा रंग सफेद पड़ता जा रहा है। रुकिए, मैं कहीं से लकड़ी देखकर आग जलाने का इंतजाम करता हूँ। रोहित की बात को सुनकर तारा ने जरा सा सब्र का दामन थामा और फिर रोहित ने छत पर ही एक कोने में रखी हुई कांटे वाली लकड़ियों को और कुछ पत्तों वगैरह को ढूंढकर उनमें आग जलाई। आओ यहाँ आकर अपना शरीर सेक लो। हाँ, अभी तो कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी बस कुछ देर के बाद ही ये आग भी बुझ जाएगी रोहित। तब फिर हम क्या करेंगे? अभी जो है उस पर ध्यान दो, बात की बाद में हम देखेंगे। अच्छा चलो, इस सर्दी पर मैं तुम्हारा ध्यान भटकाता हूँ। बताओ कि तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा खाने में मुझे सबसे ज्यादा खाने में बिरयानी पसंद है। अरे वाह, बिरयानी तो मेरी भी मन पसंद है। और साथ में मुझे आलू के पराठे भी पसंद हैं। रोहित ने तारा को ऐसे ही ध्यान भटकाया। जब तक आग जलती रही तब तक तो उन्हें सुकून रहा, लेकिन आग के बुझते ही उन दोनों को फिर से सर्दी लगने लगी। रोहित बहुत सर्दी लग रही है। लग रहा है कि जैसे जान निकल जाएगी। ऐसे मत बोलो तारा, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं रोहित, रहने दो। तुम कुछ और करोगे तो वो भी बस कुछ देर को राहत देगा और फिर उससे कहीं ज्यादा दुख। समझ आया? तो फिर अब मैं क्या करूँ? अभी तो कई घंटों की रात खड़ी हुई है और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ तारा। मैं जाती हूँ। मैं नीचे अपनी जेठानियों से जाकर मदद मांगती हूँ। हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दें। इस हवेली के दर्जे के बड़े और दिमाग से छोटे लोग हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। मरने से तो अच्छा है कि अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, जाओ, कोशिश करके देख लो। जाती हूँ। तारा सर्दी से मानो मर रही थी। वो सर्दी से बेहाल होकर नीचे अपनी जेठानियों से मदद मांगने की आस में नीचे गई, जहां पर खोलो रागिनी भाभी, दरवाजा खोलो। तमीज नहीं है क्या? क्या बात है, क्यों आकर हमें तंग कर रही हो? रात हो रही है। भाभी, मुझे ठंड लग रही है और बहुत ज्यादा वाली ठंड लग रही है।
छत पर सोना आसान नहीं है। आप मुझे कुछ दे सकती हो जिसमें मेरी थोड़ी मदद हो जाए? अरे जा जा, तूने सोचा भी कैसे कि मैं अपने घर से लाई हुई कश्मीरी रजाई गद्दे में तुझे दे दूंगी? मेरे पास कुछ नहीं है देने को। आई पड़ी, शादी क्यों की थी अगर कुछ पास पल्ले नहीं था? ऐसे मत बोलो भाभी। आई बड़ी, जा यहाँ से, चल निकल। दरवाजा लगा दिया, कोई बात नहीं, मैं अभी और कोशिश करूंगी। तारा ने ऐसे बोलकर रिमझिम के कमरे के दरवाजे बजाना शुरू कर दिया। हाँ, कौन है? रिमझिम भाभी, तुम तो मेरी मजबूरी और परेशानी को समझो। मेरे पास कुछ नहीं है, सर्दी लग रही है, छत पर भी कोई कमरा वमरा नहीं है जो हम उसमें ठहर जाएं और आराम कर ले। आप कुछ दे दो ना, कोई पतली सी गर्म चादर या कुछ भी। अरे तुम्हारे अंदर शर्म लिहाज अकल वगैरह कुछ है कि नहीं? तुम नए नवेले जोड़े के दरवाजे बजा रही हो, जरा भी शर्म है तुम्हारे अंदर? जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। आपसे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, आपको मेरी वजह से जो भी दिक्कत हुई उसे माफ कर दें। बहुत अच्छे, हाथ जोड़कर नहीं, पैर पकड़कर माफी मांगो, तब ज्यादा अच्छी लगोगी। मैं माफी मांग तो रही हूँ, अगर मेरी हालत सर्दी से खराब ना होती तो मैं कभी आपके पास नहीं आती। हाँ, तो मैं तुम्हारे बाप या माँ नहीं हूँ जो मेरे पास आई हो? लाई क्यों नहीं हो कुछ मायके से? अगर इतनी ही सर्दी लग रही है तो मांगो अपने माँ बाप से, मेरे ऊपर कोई ठेका थोड़े है। आई बड़ी। रिमझिम ने भी ऐसे ही तारा को बुरा भला बक कर दरवाजा लगा दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आज मुझे पहली बार समझ आ रहा है कि दुनिया पैसे वालों के लिए क्यों अपनी है। सच में कमरे में हीटर है, कई कई कम्बल और रजाई है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता है। इसलिए मैं तुमसे मना कर रहा था, लेकिन तुम्हारी जिद थी कि तुम अपनी जिठानियों की आजमाओगी। तो देख लो कि कैसे हैं ये लोग। ये किसी के अपने नहीं है, ये बस पैसे के अपने हैं। हाँ, तो पैसा ही तो अपना होता है, और क्या होता है? पैसा अगर है तो सारी दुनिया अपनी है, नहीं तो कोई भी अपना नहीं है। हाँ माँ, लेकिन वक्त को कभी भी हल्के में मत लेना। क्या है ना कि ये कहीं से भी तख्ता पलट कर देता है। सही कहा, ये कहीं से भी तख्ता पलट कर देता है। जैसे कि अगर तू इस गरीबजादी को छोड़ दे तो मैं तुझे फिर से घर में तेरा कमरा, बिजनेस में तेरा हिस्सा दूंगी। माँ, मैं जान दे दूंगा लेकिन तारा को नहीं छोड़ूंगा, समझिए आप। रोहित शिल्पा से ऐसे बोलकर तारा का हाथ पकड़कर छत पर ही आ गया। अब थोड़ा थोड़ा सा दिन निकलने को आया था, सर्दी भी कम हो गई थी। सर्दी की सुबह कितनी शांत और अच्छी है रोहित जी। देखो, आसमान से सूरज निकल रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, कोहरा है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सर्दी का सूरज उगता हुआ देखा है। बहुत अच्छा है तारा, एकदम तुम्हारी तरह। रोहित और तारा ने रात की सर्दी झेली थी, जिसकी वजह से अब सुबह की ठंडक उन्हें कुछ ज्यादा नहीं लगी। उन दोनों ने साथ में मिलकर उगता हुआ सूरज देखा, जिसके बाद रोहित ने तारा की छत पर ही छोटी सी रसोई बनवाई और उसमें तारा ने चाय के साथ पराठा बनाया। जितने पैसे मेरे पास है उतने मैं तुम्हें यही दिला सकता था तारा। कोई बात नहीं, सर्दी में चाय और पराठा तो मेरा फेवरेट नाश्ता है रोहित जी। माँ तो अपने 2 मंजिला घर में कहीं भी पहली रसोई करवाएंगी नहीं, मैं अपना बनाया हुआ पराठा ही उनको दे आती हूँ। तुम्हारी मर्जी है तारा, वरना जहाँ तक मैं अपनी जिद्दी माँ को जानता हूँ वो कभी भी तुम्हारा बनाया हुआ पराठा नहीं लेंगी। चाहे ना ले, लेकिन मैं अपनी तरफ से कभी कोई गलती नहीं करूंगी। कल को अगर मेरे माँ बाबा आ जाए तो उन्हें ये तो ताना नहीं मिलेगा कि आपकी बेटी ने अपनी बनाई हुई रसोई में से कोई हिस्सा नहीं दिया। तारा की बात को सुनकर रोहित ने बस गर्दन हिला दी। तारा अधमरी सी हालत में नीचे 2 पराठे और चाय लेकर पहुंची, जहां सभी लोग हॉल में नीचे बैठे हुए थे। माँ, हम भाइयों ने 1 हफ्ते काम से छुट्टी की है। इस बीच हम अपनी बीवियों को घुमाएंगे फिराएंगे और मजे करेंगे। ठीक है बेटा। अरे इसका क्या ठीक है बेटा, तुम एक दिन छोड़कर एक दिन चाहे ऑफिस जाओ, लेकिन जाओ। आजकल के वक्त में लोगों की नस नस में नमक हरामी है। देखा नहीं कि तारा के बाप को कैसे कंगाल किया। उस बेकार आदमी का नाम मत लो, खुद से अपना बिजनेस संभाला नहीं गया और अपनी बला को हमारे सर कर गया है। अरे माँ, उस बला का क्या है, अब सही तो है। आपने उन दोनों को ही छत पर डाल दिया है। देखना, जब रोहित से अपने ऐशो आराम के बगैर रहा नहीं जाएगा ना, तो वो खुद तारा को छोड़कर रोता हुआ हमारे पास आएगा। हाँ, आपके सपनों में शायद। अरे रोहित, तू? हाँ मैं। भैया, आपका नाम है राम, लेकिन आप किसी रावण से कम नहीं हो। कम से कम इस नाम का तो सम्मान किया होता। यहाँ मेरी पत्नी इतना कुछ हो जाने के बावजूद आप लोगों के लिए अपनी पहली रसोई के पराठे लाई है। अभी तक एक भी लुकमा उसने अपने मुंह में नहीं डाला, लेकिन इसे आपकी चिंता है। और दूसरी तरफ आप हो। अरे आपके जैसे परिवार से तो परिवार ना होना अच्छा है। रोहित ऐसे बोलकर तारा को अपने साथ ऊपर ही ले गया और उसने अपनी पत्नी के बनाए हुए पराठे भी किसी को खिलाने नहीं दिए। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए और हर एक दिन बेचारी तारा और रोहित एक जैसी कड़ाके की सर्दी में रात गुजारते थे। दिन तो उनका सूरज की रोशनी और सेक में बैठकर गुजर जाता था, लेकिन रात गुजारनी आसान नहीं थी।
ऐसे ही उनके साथ हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दोनों बड़े भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ रोजाना कहीं ना कहीं घूमने को जाते थे और उन्हें काम से कोई मतलब नहीं था। अरे शिल्पा, दोनों बच्चे कहाँ पर है? दोनों बच्चे? वो एक तो अपनी पत्नी के साथ सिटी पार्क गया है और दूसरा मॉल लेकर गया हुआ है। मैंने बोला था कि ऑफिस में जाते रहना। अभी जब से शादी हुई है जाकर झाके हैं वो दोनों ऑफिस में। अरे नहीं गए और कौन सी आफत आ रही है, नहीं भी गए तो काम तो सारी जिंदगी का ही है। आज अगर ये एंजॉय कर भी लेंगे तो कौन सा आफत आ जाएगी? आफत आ जाएगी तब तुम लोगों से पूछूंगा। हाँ, अरे तू कहाँ से आ रहा है और कैसा मजदूर लग रहा है तू? आपसे मतलब? रोहित ऐसे बोल के चला गया कि तभी पीछे से उसकी बहन मेघा बोली, बाबा भैया मजदूरी पर लग गए। जब मैं कॉलेज से आ रही थी तब मैंने देखा था भैया ने कम से कम 25 किलो का कट्टा उठाया हुआ था। माँ बाबा ऐसी भी क्या जिद है? भाभी को परखा, बेचारी सही है। भैया भी भाभी का साथ तो नहीं छोड़ेंगे, तो अब आप अपना लो ना बेचारी भाभी को। अच्छा, ज्यादा अच्छी लग रही है तुझे वो अपनी 2 टके की भाभी, तो जा तू भी छत पर जाकर रह ले उसके साथ। नहीं शिल्पा, कभी कभी कुछ चीजों को भुला भी देना चाहिए। ऐसी बात है तो आप भी जाइए छत पर। शिल्पा की बात को सुनकर दोनों बाप बेटी चुप हो गए। ऐसे ही एक हफ्ता गुजरा। इस एक हफ्ते में बेचारी तारा सूखकर कांटा हो गई थी। तारा को छत पर से अभी नीचे नहीं बुलाया गया था। ऐसी सिलसिला जारी था कि आज के दिन, माँ हम दोनों आज ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है। नहीं नहीं जी, आप रहने दो। कौन हो तुम और कहाँ घुसे आ रहे हो? इस घर को खाली करो क्योंकि अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। अरे नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, जो बोला है वो करो। अब ये घर मेरा है। एक हफ्ते तुमने काम नहीं देखा, तुम्हें पता भी था कि ये हफ्ता चढ़ाव वाला था। किसी ना किसी तरह मैंने ही ऑफिस में सब संभाला है। हमारे विरोधी कंपनी वाले हमें मार्केट में बेदखल करने को थे। मैंने उन्हें पैसा भरा, लेकिन अब वो पैसा भी तो कहीं से निकालना पड़ेगा ना। हे भगवान, हम यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे? आनंद जी कुछ कीजिए। अरे अब मैं क्या करूँ? बहू तुम देखो ना, अपने बाबा से मदद मांग कर। बाबा हमारी कोई मदद नहीं करेंगे बाबा। दोनों अमीर बहुओं ने जरूरत के वक्त दामन झटक लिया। सभी अभी टेंशन में ही थे कि पीछे से आवाज आई, अरे कौन हो तुम? कितने पैसे देने हैं मुझे बताओ, मैं दूंगा। मुकेश और गोमती जी, आप दोनों? नमस्ते बहन जी। आपने हमारी बेटी से हमारे बुरे वक्तों में शादी करवाकर हमारे ऊपर एहसान किया है, समझो। अब हम पहले की तरह अच्छे हो गए। मिठाई देने आए थे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि आपके ऊपर विपत्ति आ गई है, तो बस अब हम आपकी मदद करेंगे। कोई भी दो, मुझे तो पैसा चाहिए। चाचा जी 6 करोड़। ठीक है, चेक करो, तुम्हारे बैंक में बैलेंस है। मुकेश की बात को सुनकर रितेश शांत होकर चला गया। अब शिल्पा की नजरें भी उठने के लायक नहीं थी। जिनकी बेटी को उन्होंने मुर्दा बना दिया था, आज उसी के माँ बाप जरूरत के वक्त काम आए थे। समधन जी, कहाँ है मेरी तारा? माँ बाबा। तारा, तारा मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? मुकेश और गोमती तारा को देखकर यूं ही रह गए। उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा था। सारी बात उनके सामने आई और मुझे माफ कर दीजिए समधी जी और समधन जी, मैंने क्या किया है इसका पछतावा कोई मुझसे पूछे। आपने जो किया वो ठीक नहीं था। शिल्पा बहन, आपका पूरा परिवार मेरी बेटी का दुश्मन है। मैंने आपकी रिश्तेदारी की शर्म में मदद की है, लेकिन मैं अपनी बेटी को अब यहाँ नहीं रहने दूंगा। बेटा, तुम्हारा परिवार कैसा भी हो, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। मेरा कोई बेटा नहीं है, आगे को मेरा काम तुम ही आगे बढ़ाना। ये लोग तुम्हारे अपने नहीं है, तुम मेरे साथ आ जाओ। मुकेश उसी दिन अपनी बेटी और दामाद को अपने साथ ले आया। बस फिर क्या था, मुकेश ने उन दोनों को घर दिया जिसमें रोहित और तारा ने अपनी सुहागरात मनाई। अब रोहित काम भी करता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सब खुशी खुशी रहने लगे।